अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स सामने आ गए हैं। पनामा में शरीफ खानदान समेत 444 पाकिस्तानियों के नाम सामने आए, मगर इस बार वजीर आजम इमरान खान की काबीना के अरकान समेत 700 पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं। 117 ममालिक के 600 सहाफियों ने 14 ऑफशोर सर्विसेज फर्म्स की 1 करोड़ 19 लाख लीक दस्तावेजात की 2 साल तक छानबीन की। पाकिस्तान से द न्यूज़ के सहाफ़ी उमर चीमा और फ़खर दुरानी इस तहकीकात का हिस्सा रहे और फिर ये तफसीलात सामने आई, जिसमें वफाकी वुज़रा, अहम सियासी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट, साबिक फौजी अफसरान, बैंकर्स, कारोबारी अफराद और मीडिया मालिकान की ऑफशोर कंपनियों का पता चला है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहकीकात का ऐलान कर दिया है, एक खुसूसी सेल कायम कर दिया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, वफाकी वज़ीर और काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही, वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार के छोटे भाई उमर शहरियार, साबिक वफाकी वज़ीर और सेनेटर फैसल वाउदा, वज़ीर आज़म के साबिक मुअव्विन खुसूसी बराए खजाना और रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद के बेटे की भी ऑफशोर कंपनी का पता चला है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम खान की भी ऑफशोर कंपनी पेंडोरा पेपर्स में सामने आई है। इसके अलावा अपोजिशन से साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार के बेटे अली डार और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन और उनके खानदान के नाम पर 4 ऑफशोर कंपनियों का इंकिशाफ हुआ है, जो 2014 में रजिस्टर कराई गई। और तारिक फवाद मलिक इन चारों कंपनियों के रिकॉर्ड कीपर थे। तारिक फवाद मलिक का नाम ब्रॉडशीट केस में भी सामने आ चुका है। इस हवाले से शौकत तरीन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये कंपनियां उन्होंने अपने बैंक में बैरूनी सरमायाकारी के लिए कायम की थी। सिल्क बैंक का कैपिटल रेज करने की मैं कोशिश कर रहा था, तो तलत गुमन साहब थे जो हमारे बैंक में काम करते थे। तारिक मलिक उनके दोस्त थे और तारिक बिन लादेन की कंपनी में काम करते थे। तो ये कंपनी मिडिल ईस्ट डेवलपर्स है। उन्होंने कहा कि हम पैसे बीच में डाल देंगे आपके। स्टेट बैंक के पास लेके गए कि ये तारिक बिन लादेन की कंपनी है, ये पैसे डालना चाहती है। स्टेट बैंक ने उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी। उन्होंने जाके फंड रेजिंग के लिए ये 4 जो ऑफशोर कंपनी खोली, लेकिन इसमें ना कोई अकाउंट खुला, ना इसमें ट्रांजैक्शन हुई। एफबीआर को आप पुश करेंगे कि वो तमाम लोगों की तहकीकात करें और देखें कि किसने फाइल किए और किसने अपनी इनकम शो की है, एसेट शो किए? बिल्कुल करेंगे, और जो जिसकी रॉन्ग डूइंग हुई तो उनको पकड़ेंगे। इसी तरह पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनी के जरिए सरमायाकारी का इरादा रखने वालों में मोनिस इलाही भी शामिल थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी सरमायाकारी के बारे में पाकिस्तान को इतलात दी जाएंगी, तो उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हुए उसके बदले बरतानिया में ट्रस्ट कायम करने का फैसला किया। मोनिस इलाही की ऑफशोर कंपनी के हवाले से आज बरतानवी अखबार द गार्जियन में एक खबर शाया हुई और खबर के मुताबिक मोनिस इलाही ने RYK मिल्स के 24% शेयर्स और बरतानिया में 2 जायदादें खरीदने के लिए 2016 में एशिया सिटी नामी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से रब्ता किया। खबर के मुताबिक अपनी सरमायाकारी की रकम के ज़राए की तस्दीक के लिए मोनिस इलाही ने एशिया सिटी को अपनी शुगर मिल्स की फरोख्त के कागजात जमा कराए, जो 2007 में लाहौर की एक कंपनी कॉलोनी मिल्स को 2 अरब यानी उस वक्त के $33.7 मिलियन में फरोख्त की गई थी। क्योंकि मोनिस इलाही एक पॉलिटिकली एक्सपोज शख्सियत थे, इसलिए एशिया सिटी ने थॉमसन रॉयटर्स कंपनी के जरिए उनके बारे में एक जामे तहकीकाती रिपोर्ट बनवाई। खबर के मुताबिक थॉमसन रॉयटर्स ने 21 जनवरी 2016 को रिपोर्ट जमा कराई, जो ज़्यादातर पाकिस्तान में मीडिया कवरेज पर मुश्तमिल थी। और इस रिपोर्ट में बैंक ऑफ पंजाब के इल्ज़ामात की भी निशानदही की गई और बताया गया कि बैंक ऑफ पंजाब का इल्ज़ाम है कि मोनिस इलाही और उनके वालिद ने गैर कानूनी तौर पर बैंक ऑफ पंजाब का कर्ज बैंक के एक डायरेक्टर की कंपनी को दिलवाया, जब चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला थे। उस कर्ज की मदद से उस कंपनी ने मोनिस इलाही की फैलिया शुगर मिल खरीद ली। खबर के मुताबिक थॉमसन रॉयटर्स ने एशिया सिटी को खबरदार किया कि मोनिस इलाही से मुंसलिक करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के इल्ज़ामात हैं, मगर साथ ही ये भी लिखा कि चौधरी खानदान ने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। खबर के मुताबिक थॉमसन रॉयटर्स की रिपोर्ट में उनके खिलाफ किसी किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई के इल्ज़ामात वाज़ेह नहीं किए गए थे, जिसके बाद एशिया सिटी मोनिस इलाही को अपना क्लाइंट बनाने पर राज़ीमंद हो गया और एशिया सिटी ने मोनिस इलाही के लिए RYK शुगर मिल्स की में शेयर्स और बरतानिया में 2 जायदादें खरीदने के लिए सिंगापुर और समूआ में ट्रस्ट फंड्स रजिस्टर कर दिए। खबर के मुताबिक एशिया सिटी ने इसके बाद मोनिस इलाही को बताया कि अगर वो सरमायाकारी की जानिब बढ़ते हैं तो उन्हें बैनुल-अक़वामी इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम यानी CRS के तहत अपनी माली मालूमात पाकिस्तान में मुतल्लिका टैक्स इदारों से शेयर करना होगी, जिस पर मोनिस इलाही ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते हुए एशिया सिटी के साथ सरमायाकारी से ही इनकार कर दिया और एशिया सिटी को बताया कि उन्होंने कानूनी मुशावरत के बाद बरतानिया में ट्रस्ट कायम किया है, जहां उनकी बीवी और बच्चे रिहायशी हैं। अलबत्ता लंदन में उनसे मुंसलिक एक अपार्टमेंट कानूनी तौर पर एक ट्रस्ट को मुंतकिल होने की दस्तावेज़ात जरूर मौजूद हैं। इस हवाले से हमने मोनिस इलाही से रब्ता किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अलबत्ता चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि चौधरी बरादरान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फाइलों में गलत और गुमराहकुन मवाद भरा गया
माजी में मजमूम मकासद की तकमील के लिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नाम निहाद एहतसाब के नाम पर हकाइक के बरक्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। इसी तरह पेडोरा पेपर्स के मुताबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के छोटे भाई मखदूम उमर शहरियार की 2 ऑफशोर कंपनियां हैं जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। पेडोरा पेपर्स से पता चलता है कि मखदूम उमर ने 2018 में एक ऑफशोर कंपनी के जरिए लंदन के इलाके चेल्सी में $1 मिलियन का अपार्टमेंट अपनी वालदा को मुंतकिल किया। इस हवाले से हमने खुसरो बख्तियार से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने ICIJ को बताया कि उनका भाई एक आज़ाद शख्स है और उसने शुरू से ही अपने तौर पर अपना अलहदा पेशा वराना करियर अपनाया है। मैं उसका कारोबारी शराकतदार नहीं हूँ। इसके अलावा पेडोरा पेपर्स के मुताबिक फैसल वाउडा उनकी अहलिया और उनकी बहन की ऑफशोर कंपनी है। 2018 में उन्होंने नून लीग की एमनेस्टी स्कीम में दुबई और मलेशिया में अपने फ्लैट्स और बरतानिया में अपनी 3 जायदादें जाहिर कर दी थी। हमने फैसल वाउडा से रब्ता किया तो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अपनी वालदा के 40वें के बाद मीडिया से बात करेंगे, मगर उन्होंने ICIJ के सामने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन्होंने टैक्स हुक्काम को अपने दुनिया भर में मौजूद तमाम असासे जाहिर कर दिए हैं। इसी तरह पेडोरा पेपर्स के मुताबिक पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और उनकी अहलिया ने 1 मार्च 2017 को ऑफशोर कंपनी बनाई और ये दोनों उस कंपनी के रजिस्टर्ड डायरेक्टर हैं। इसी हवाले से हमने अलीम खान से रब्ता किया तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने ट्वीट किया कि वो ये कंपनी FBR और इलेक्शन कमीशन में 15 साल से डिक्लेयर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वजीर आज़म इमरान खान के करीब हैं या उनकी काबीना में हैं। सियासतदानों के अलावा साबिक फौजी अफसरान की भी ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। पेडोरा पेपर्स के मुताबिक साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह के लंदन में महंगे अपार्टमेंट का पता चला है जिसकी मिल्कियत एक ऑफशोर कंपनी के पास है जो जनरल शफात की अहलिया और उनके बेटे के नाम पर है। इसी तरह साबिक DG काउंटर टेररिज्म मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम ने 2009 में अपनी रिटायरमेंट के फौरी बाद ऑफशोर कंपनी बना दी और इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे की ऑफशोर कंपनी है जिसके जरिए वो मुत्तहिदा अरब अमारात में कारोबार करते हैं। अहम बात यह है कि जनरल अफजल मुजफ्फर पर जब वो DG NLC थे तो स्टॉक मार्केट में 4 अरब 30 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने और उसके नतीजे में 1 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम है। इसी तरह साबिक सेक्रेटरी बराए दिफाई पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल तनवीर ताहिर की अहलिया के ऑफशोर कंपनी में शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान की बहन ने ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदादें खरीदी। और इसके अलावा पेडोरा पेपर्स में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक साबिक चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अब्बास खटक के 2 बेटों की ऑफशोर कंपनी है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजा नादिर परवेज की ऑफशोर कंपनियों का पता चला है। इस हवाले से जनरल शफातुल्लाह का मौक़िफ़ सामने आया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफात शाह का मौक़िफ़ है कि पेडोरा लीक्स में पेडोरा पेपर्स में उनके जिस फ्लैट का जिक्र आया है वो इन्होंने लाहौर में एक प्लॉट बेचकर खरीदा था। बरतानवी कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदाद की खरीदारी उनके मुताबिक कानूनी है। पेडोरा पेपर्स में नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर अदनान आफरीदी, गैर मुल्की सरमायाकारी के सफीर अली जहांगीर, अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी और कारोबारी शख्सियत तारिक शफी की ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। जबकि साबिक चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी फाइनेंस सलमान सिद्दीक के बेटे यावर सलमान की ऑफशोर कंपनी सामने आई है। इसके अलावा पेडोरा पेपर्स में जाली डिग्री का कारोबार करने वाली पाकिस्तानी कंपनी एग्जैक्ट का नाम भी सामने आया है। कंपनी के मालिक शुएब शेख क़यामती ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कायम की गई कंपनी के बैंक अकाउंट्स में जाती थी। पेडोरा पेपर्स में मीडिया मालिकान की ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात भी सामने आई हैं। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान, डॉन ग्रुप के हमीद हारून, एक्सप्रेस ग्रुप के सुल्तान लखानी, पाकिस्तान टुडे अखबार के आरिफ निज़ामी और GNN TV के मालिक की ऑफशोर कंपनियों का पता चला है। मीर शकील उर रहमान का मौक़िफ़ है कि 2018 तक ये कंपनी उनके पास थी और ये कंपनी उन्होंने डिक्लेयर की हुई है। इसी तरह हमीद हारून का मौक़िफ़ है कि उन्होंने भी अपनी कंपनी डिक्लेयर की हुई है। इसके अलावा लखानी ग्रुप के तर्जुमान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनकी तमाम कंपनियाँ कानूनी हैं। पेडोरा पेपर्स को सामने लाने वाले सहाफ़ती इदारे ICIJ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से आर्टिकल भी शाया किया है जिसके मुताबिक लीक की गई दस्तावेज़ात से जाहिर हुआ है कि इमरान खान के अंदरूनी सर्किल जिसमें काबीना में शामिल वज़रा, उनका ख़ानदान और उनकी माली मदद करने वाले लोग खुफिया तौर पर कंपनीज और ट्रस्ट के मालिक हैं जिनमें करोड़ों डॉलर्स की छुपी हुई दौलत मौजूद है। ICIJ के मुताबिक इमरान खान के अंदरूनी सर्किल में जिन लोगों की होल्डिंग्स एक्सपोज हुई हैं उनमें वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और उनका ख़ानदान और इमरान खान के साबिक मुशीर बराए ख़जाना वक़ार मसूद के बेटे भी शामिल हैं। आर्टिकल के मुताबिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि तहरीक इंसाफ की माली मदद करने वाले शख्स आरिफ नकवी की भी ऑफशोर डीलिंग्स रही हैं जिन्हें इस वक्त अमेरिका में फ्रॉड के चार्जेस का सामना है। सिर्फ यही नहीं, आर्टिकल के मुताबिक दस्तावेज़ात से यह जाहिर होता है कि कैसे वज़ीर आज़म के इत्तेहादी चौधरी मोनिस इलाही ने अपनी मुबैना करप्ट बिजनेस के पैसों को एक खुफिया ट्रस्ट में डालने की कोशिश की ताकि इन पैसों को पाकिस्तान के टैक्स हुक्काम से छुपाया जा सके। आर्टिकल के मुताबिक ऑफशोर होल्डिंग्स रखने वाले लोगों में फौजी लीडरान और उनके खानदान के लोग भी शामिल हैं। लंदन में एक जायदाद जिसके मालिक भारत के एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर
के बेटे हैं, वो जायदाद उन्होंने पाकिस्तान के 3 स्टार जर्नैल की अहलिया के नाम पर मुंतकिल की और इस जर्नैल ने ICIJ को बताया कि इस जायदाद को सही तरीके से खरीदा गया है और उसे जाहिर भी किया गया है, जबकि उनकी बीवी ने ICIJ को जवाब नहीं दिया। आर्टिकल के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात ने सिविलियन हुकूमत और मिलिट्री लीडरान को एक्सपोज किया है, जो उस मुल्क में एक बड़ी दौलत छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, जो गुर्बत और टैक्स चोरी से घिरा हुआ है। आर्टिकल के मुताबिक लीक होने वाले रिकॉर्ड से पाकिस्तान की अशराफिया की तरफ से ऑफशोर सर्विसेज का इस्तेमाल जाहिर होता है, जो पनामा पेपर्स की फाइंडिंग्स के नताइज के मद्दे मुकाबिल है। पनामा पेपर्स से नवाज शरीफ का जवाल शुरू हुआ और इमरान खान के इक़्तिदार की तरफ बढ़ने की राह हमवार हुई। आर्टिकल के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स से ये बात जाहिर हुई है कि पाकिस्तान के साबिक एक अहम जर्नैल और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मुआविन जनरल शफातुल्लाह की अहलिया ने 2007 में $12 लाख में लंदन में एक फ्लैट ऑफशोर ट्रांजैक्शंस के जरिए खरीदा और ये जायदाद जनरल शफात की अहलिया के नाम पर एक ऑफशोर कंपनी ने ट्रांसफर की, जिसके मालिक अकबर आसिफ थे, जो एक अमीर बिजनेसमैन हैं और जिन्होंने लंदन और दुबई में रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। आर्टिकल के मुताबिक अकबर आसिफ भारतीय फिल्मी डायरेक्टर के आसिफ के बेटे हैं और अकबर आसिफ ने एक बार लंदन में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की और पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर पाबंदी के पेश नज़र अपने वालिद की फिल्म को इस पाबंदी से इस्तिस्ना फराहम करने की भी दरख्वास्त की और जनरल मुशर्रफ ने उन्हें यह इस्तिस्ना फराहम भी कर दिया और बाद में पाबंदी भी हटा दी। आर्टिकल के मुताबिक लीक दस्तावेजात से पता चलता है कि ऑफशोर कंपनियों के जरिए अकबर आसिफ के पास अरबों डॉलर्स के असासों का पोर्टफोलियो है और इन्हीं ऑफशोर कंपनियों में एक कंपनी तलहा लिमिटेड है, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड है और इसी कंपनी के जरिए पाकिस्तान के साबिक जर्नैल शफातुल्लाह की अहलिया के नाम लंदन की जायदाद मुंतकिल की गई। आर्टिकल के मुताबिक जनरल शफातुल्लाह ने ICIJ को बताया है कि लंदन की जायदाद एक साबिक फौजी साथी के जरिए खरीदी गई थी, जो उस वक्त लंदन के रियल एस्टेट फर्म्स में एक कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, न कि अकबर आसिफ के साथ जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर यह प्रॉपर्टी खरीदी गई। आर्टिकल के मुताबिक जनरल शफात ने कहा है कि लंदन की यह जायदाद उनकी अहलिया के नाम पर इसलिए रखी गई क्योंकि उनके अपने नाम पर पहले से जायदादें मौजूद थीं और उनकी अहलिया के नाम पर कोई जायदाद नहीं थी, ताकि टैक्स कटौती के मामलात को बैलेंस किया जा सके। ICIJ के आर्टिकल के मुताबिक पेंडोरा पेपर से यह भी जाहिर हुआ है एक साबिक हुकूमती वजीर और साबिक फौजी लेफ्टिनेंट कर्नल नादिर परवेज की मिल्कियत में इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इक्विपमेंट नामी एक कंपनी रही है, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की रजिस्टर्ड कंपनी है। लीक्ड फाइल से जाहिर होता है कि साबिक कर्नल नादिर परवेज की यह कंपनी भारत, थाईलैंड, रूस और चीन में मशीनरी और इससे मुतालिका कारोबार में शामिल रही है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2003 में नादिर परवेज ने कंपनी में मौजूद अपने शेयर्स एक ट्रस्ट को मुंतकिल किए, जो मुतादिद ऑफशोर कंपनियों को कंट्रोल करता है और इस ट्रस्ट का एक बेनिफिशरी ब्रिटिश आर्म्स डीलर भी है और बरतानवी अदालत की दस्तावेजात के मुताबिक इस ट्रस्ट के मातहत दीगर कंपनियों ने बेल्जियन मैन्युफैक्चरर और भारतीय वजारत दिफा की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दरमियान असलहे की खरीदो फरोख्त में भी मदद फराहम की। आर्टिकल के मुताबिक साबिक कर्नल नादिर परवेज ने पाकिस्तानी हुकूमत में अहम ओहदों पर काम किया है। नादिर परवेज 1985 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, बाद में उन्होंने इमरान खान की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जबकि ICIJ के मुताबिक नादिर परवेज ने इदारे के पूछे गए सवालात का जवाब नहीं दिया। आर्टिकल के मुताबिक फौज के एक और साबिक ताकतवर फौजी जिनका इस लीक में नाम आया है वो मेजर जनरल नुसरत नईम है, जो एक वक्त में ISI के काउंटर इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। आर्टिकल के मुताबिक मेजर जनरल नसीम की मिल्कियत में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनी अफगान ऑयल एंड गैस लिमिटेड थी, जिसे उनकी रिटायरमेंट के कुछ ही अरसे बाद यानी 2009 में रजिस्टर किया गया, जबकि मेजर जनरल नसीम का कहना है कि यह कंपनी उनके एक दोस्त ने कायम की थी और उन्होंने किसी भी माली ट्रांजैक्शन के लिए इस कंपनी का इस्तेमाल नहीं किया। आर्टिकल के मुताबिक उमर और अहद खटक, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के साबिक सरबराह अब्बास खटक के बेटे हैं, उन्होंने 2010 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी रजिस्टर की ताकि बिजनेस से हासिल होने वाली रकम को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए। आर्टिकल के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इंडस्ट्रीज के वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार ने 2018 में लंदन में $10 लाख का अपार्टमेंट ऑफशोर कंपनी के जरिए अपनी वालदा को ट्रांसफर किया, जबकि पाकिस्तान की एंटी करप्शन एजेंसी यानी नैब भी इन इल्जामात की तहकीकात कर रही है कि खुसरो बख्तियार के खानदान की दौलत में उस वक्त से नाकाबिल वजाहत तरीके से इजाफा होना शुरू हुआ जब से खुसरो बख्तियार पहली मरतबा 2004 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में वजीर बने, जबकि खुसरो बख्तियार ने ICIJ को तहरीरी तौर पर यह बयान दिया कि नैब की तहकीकात की बुनियाद बेबुनियाद इल्जामात पर है, जिसमें उनके खानदान की माजी की दौलत का कम अंदाजा लगाया गया है और इन तहकीकात ने अब तक बाकायदा एक कंप्लेंट की शक्ल भी इख्तियार नहीं की है। आर्टिकल के मुताबिक ये जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक वजीर बराए आबी वसाइल फैसल बाउडा ने 2012 में एक ऑफशोर कंपनी बनाई ताकि बरतानवी प्रॉपर्टीज़ में सरमायाकारी की जाए। फैसल बाउडा ने ICIJ को बताया है कि उन्होंने दुनिया भर में उनके नाम पर असासे पाकिस्तानी टैक्स हुकाम के सामने डिक्लेयर किए हुए हैं। पेंडोरा पेपर्स की लीक से मुताल्लिक ये तमाम तर तफसीलात थी जो हमने आपके सामने रखी हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ पेंडोरा पेपर्स की लीक्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए रद्दअमल दिया था कि पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हैं,
ये पेंडोरा पेपर्स अशराफिया की नाजायज़ दौलत को बेनकाब करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने चोरी शुदा असासों का तखमीना $60 ट्रिलियन लगाया है। ये दौलत बड़े पैमाने पर ऑफशोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाली तमाम शहरियों की तहकीकात करेगी। अगर कोई गलती साबित हुई तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में कानूनी टीम का इजलास हुआ और फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतह का सेल कायम किया है। ये सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा और हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। जबकि जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक FIA, NAB, FBI और एंटी करप्शन इस मामले की तहकीकात करेंगे और इस मामले के TORs बनाने की हिदायत वज़ारत क़ानून को कर दी गई है। यानी हुकूमत कह रही है कि तमाम अफराद से पूछगछ होगी जिसमें हुकूमती लोग भी शामिल होंगे। यानी सबकी एक साथ तहकीकात की बात की जा रही है। अपोजिशन हुकूमती वज़रा से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। माजी में खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं कि सबसे पहले एहतसाब मुझसे और मेरी काबीना से शुरू होगा और आसान है। अगर किसी का नाम पनामा में आया था या फिर अब इन लीक्स पेंडोरा पेपर्स में आया है तो देखिए कि क्या क्या असासे सामने आए हैं और वो FBR में या टैक्स हुकाम के सामने डिक्लेयर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं और फौरी तौर पर तफसीलात आवाम के सामने रखी जा सकती हैं हुकूमती वज़रा की। मगर सबकी एक साथ तहकीकात की बात की जा रही है। अभी तक नहीं कहा गया है कि सबसे पहले हुकूमती वज़रा की तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने रखे जाएंगे। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ने इख्तियार में आने के बाद ये दावा किया। हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज़्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वज़ीरों पे रखेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वज़ीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। मगर सबकी एक साथ तहकीकात का ऐलान किया गया है। माजी में 2016 में जब पनामा पेपर्स आए तो उस वक्त भी सबके एहतसाब की बात की गई मगर कार्रवाई शरीफ खानदान के खिलाफ हुई। वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते थे कि सबसे पहले हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त नवाज शरीफ थे, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया कि वो इस्तीफ़ा दें, तहकीकात हों और उसके बाद बात आगे बढ़े। मगर अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। पनामा पेपर्स में भी शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात हो गई, बाकी जिन जिन के नाम सामने आए उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। फिर पैराडाइज लीक में भी सामने आए नाम, उनके खिलाफ भी तहकीकात का ऐलान किया गया मगर फिर कुछ नहीं किया गया। फिर हमने अपने प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर से पूछा था कि पनामा और पैराडाइज लीक में जो नाम सामने आए हैं उनकी तफसीलात सामने हैं, उस पर काम करें तो सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। पनामा पेपर्स में और फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की डिटेल्स आई, तकरीबन 450 नाम थे मगर एक शरीफ खानदान के खिलाफ केस आगे बढ़ा। बाकियों का क्या हुआ तो वो तो डिटेल्स सामने हैं। उनके असासे देखिए और फिर देखिए कि उन्होंने FBR में डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए, टैक्स पे किया या नहीं किया, किस तरीके से वो पैसा बाहर लेके गए। ये काम तो तेज़ी से हो सकता है। जी बिल्कुल, जो आज कैबिनेट को मैंने ब्रीफिंग भी दी इस मामले के ऊपर, उसमें ये दो चीज़ें टारगेट करके बताई गई हैं कि पनामा के अंदर जितने नाम आए हैं और पैराडाइज लीक्स के बाद उस पर हुई थी पनामा के बाद उसके अंदर भी पाकिस्तानियों के नाम हैं, तो उन तमाम केसेस को दोबारा से असर-ए-नो ये यूनिट देखेगा और उसमें जो हाईलाइटेड या ज़्यादा अमाउंट के केसेस हैं या जहां पे आपको कोई एविडेंस या लिंक मिलता है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी प्रेडिकेट ऑफेंस का, तो उन केसेस को फौरी तौर पे रेलेवेंट इदारे की मदद से परसू किया जाएगा। मतलब और ये क्या बिल्कुल फौरी तौर पर नहीं हो सकता? असासा, पनामा या पैराडाइज लीक्स ने बता दिया, FBR के डेटा फौरन देखिए कि वो डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ और कानूनी तौर पर गया है या नहीं गया, क्योंकि इस पर काम हुआ नहीं बिल्कुल भी शरीफ खानदान के अलावा, तो ये फौरी तौर पर काम नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फौरी तौर पे होगा। और मगर फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। मजीद नाम सामने आ गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म फिर तहकीकात और कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। कम से कम अपने हुकूमती वज़रा की हद तक तो फौरी तौर पर यह किया जा सकता है मगर नहीं हो रहा है। इसी तरह हुकूमत में आने के बाद हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अरबों रुपए के असासों का पता चलने का भी दावा करती रही। नवंबर 2018 में शहजाद अकबर ने दावा किया कि $5 अरब के असासों का सुराग लगा लिया। 10 ममालिक के अंदर जो हमारी इस वक्त तक तहकीक हुई है, जो एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं, उसका कुल हुजम इस वक्त $5.3 अरब है और ये पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं। 1.3 अरब के तो वो डायरेक्ट केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जो पाकिस्तान से पैसे बाहर लॉन्डर हुए हैं। अकबर के इस दावे पर हमने अपने प्रोग्राम में पूछा कि जिन अफराद के $5 अरब के असासे हैं उनकी शनाख्त हो गई है, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनके पास तफसीलात हैं। ये पैसा
वापस लाया जा सकता है, या इंडिविजुअल्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये 5 अरब डॉलर किस किस के हैं और किस तरीके से अब उन्हें पकड़ा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या पैसा वापस लाया जा सकता है, पेनल्टीज मिल सकती हैं उनसे? जी बिल्कुल शाहजेब, ये आइडेंटिफाइड अमाउंट है। ये हमने अमाउंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, उनकी तमाम डिटेल हमारी अथॉरिटीज़ के पास आ चुकी हैं, किसकी हैं, किस जुरिस्डिक्शंस के अंदर हैं, उनका इस वक्त स्टेटस क्या है, वो तमाम डिटेल है और उसी को सामने रख के ये बताया गया है और उनको वापस लाने के लिए भी एक क्लियर प्लान है। पनामा पेपर्स का कुछ हुआ, जितने नाम और आए थे ना उनके हवाले से कुछ किया गया, ना पैराडाइज लीक्स के हवाले से कुछ किया गया, फिर ये जो 5 अरब डॉलर्स की बात की गई थी ना इस हवाले से कुछ किया गया, मगर बात यहीं तक नहीं रुकती। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 3 दिसंबर 2018 को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के एंकर्स को इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि उनकी हुकूमत ने 26 ममालिक से मुआहदे कर लिए हैं, जिसके बाद इन ममालिक से पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ रही हैं और अब तक जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक इन 26 ममालिक में 11 अरब डॉलर्स का सुराग मिल गया। 26 मुल्कों से जो अब तक डेटा आया और अभी डेटा खुलता जा रहा है, आप हैरान होंगे कि 26 मुल्कों से जो अब तक पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स आए हैं वो 11 अरब डॉलर हैं। 11 अरब डॉलर। हम यहाँ 4-4, 5-5 अरब डॉलर के लिए दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। 11 अरब डॉलर पाकिस्तानी शहरियों के। इस हवाले से ना तफसीलात सामने आई, ना ही कोई तहकीकात हो सकी, ना ही कोई कार्रवाई की गई और एमनेस्टी पर एमनेस्टी स्कीम हुकूमत ज़रूर देती रही। अब जो तहकीकात का ऐलान किया गया है उसमें अहम बात यह है कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन पर के खिलाफ पहले से केसेस हैं, पहले से तहकीकात हो रही हैं, मगर उन तहकीकात में भी कोई ठोस पेशरफ नहीं हुई है। सबसे पहले बात करते हैं खुसरो बख्तियार की। नैब ने खुसरो बरादरान के खिलाफ 2018 में तहकीकात का आगाज़ किया था और शिकायत की तस्दीक के दौरान नैब ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2004 से 2010 के दौरान खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त के ख़ानदान ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारी सरमायाकारी की। इस अरसे में उनके ख़ानदान ने 4 शुगर मिल्स, 5 बिजली पैदा करने वाली कंपनियां, 4 तिजारती कंपनियां और दीगर 2 कंपनियां कायम की, जबकि उनकी ज़रई ज़मीन 712 एकड़ से बढ़कर 972 एकड़ हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 6 से 7 रिहायशी प्लॉट और घर भी खरीदे गए। नैब का दावा है कि खुसरो बख्तियार ने अपने नाम से खरीदी गई कुछ जायदादें कागजात नामजदगी में भी जाहिर नहीं की। साथ ही वफाकी वजीर के ख़ानदान ने बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र की सूरत में भी भारी रकूम वसूल की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक खुसरो बख्तियार के ख़ानदान ने 2011 से 2018 के दौरान 979 मिलियन यानी 97 करोड़ से ज़ायद गैर मुल्की तरसीलात ज़र वसूल किए, जबकि उस वक्त वफाकी वजीर के ख़ानदान के असासों की मालियत 100 अरब रुपए से इस वक्त ज़ायद है। नैब रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ये एक राज है कि किस तरह से एक ज़मींदार ख़ानदान का मुल्क के बड़े सरमायाकारों में शुमार होने लगा। हालांकि इतनी बड़ी सरमायाकारी के लिए किसी बैंक से कर्जा भी नहीं लिया गया। नैब रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मजीद तहकीकात का हुक्म दिया जाए तो मजीद असासे सामने आ सकते हैं। नैब रिपोर्ट में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के बैरून मुल्क बार सफ़र का भी हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक खुसरो बख्तियार पिछले 5 सालों में 189 मरतबा बैरून मुल्क गए, यानी हर महीने में 3 बार। साथ ही ये भी लिखा गया कि खुसरो बख्तियार के मुसलसल बैरून मुल्क सफ़र की वजह तब ही मालूम हो सकती है जब उन्हें हिरासत में लेकर तहकीकात की जाएंगी। सितंबर 2018 में इल्ज़ामात की तस्दीक के बाद मुल्तान ऑफिस ने नैब हेडक्वार्टर को बताया कि उन्हें काफ़ी मालूमात मिली हैं, इसलिए इंक्वायरी की इजाज़त दी जाए। फिर 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद नैब ने इस हवाले से जनवरी में खुसरो बख्तियार और उनके भाई के खिलाफ इल्ज़ामात की बाज़ाब्ता इंक्वायरी का हुक्म दिया, मगर फिर केस को मुल्तान से अचानक लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और अब तक इस केस में कोई पेशरफ नहीं हुई है। इसके अलावा वफाकी वजीर चौधरी मोनिस इलाही पर भी इल्ज़ाम लगा। चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब 20 साल तक तहकीकात करता रहा है, मगर अब नैब ने एक एक करके तमाम इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए हैं, तमाम केसेस बंद कर दिए हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर में नैब ने खुद ही चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने की इंक्वायरी बंद की, मगर आमदनी से ज़ायद असासाजात और गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात जारी रहीं। फिर नवंबर 2020 में एक बार फिर काफ लीग की वफाकी हुकूमत से नाराज़गी की खबरें सामने आई और फिर काफ लीग ने 5 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म के दौराने में भी शिरकत नहीं की और उसके चंद हफ्ते बाद 25 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद लाहौर पहुंचे, काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की और फिर 17 दिसंबर को नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस भी बंद कर दिया गया है और सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात जारी है। फिर रवां साल जनवरी में नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस भी बंद कर दिया गया। एक एक करके तमाम केसेस बंद कर दिए गए। हालांकि डीजी नैब लाहौर ने नवंबर 2018 को हमारे प्रोग्राम में कहा था कि चौधरी बरादरान के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात का इंतजार है, जब वो तफसीलात आ जाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने परवेज इलाही, मोनिस इलाही, अलीम खान से नहीं पूछा पाकिस्तान में आपके कितने असासे हैं, क्योंकि वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इन्फ्लुएंस अगर वो कर सकते हैं, इस वक्त रिकॉर्ड को तब्दील कर सकते हैं, तो पावर पोजीशन में वो हैं, उनसे नहीं पूछा आपने?
वो जितने उनका जितना रिकॉर्ड है वो सारे का सारा हमारे पास सेफ पड़ा। ये केस उनका सन 2000 से चल रहा है, 18 साल हो गए इनका केस चल रहा है। तो उनके पास जो एविडेंस यहाँ पे है, उनका सारा मसला ये है कि जो उनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ अलेज हैं उसका हम कंफर्म कर रहे हैं ताकि वो हमारे पास आ जाए तो हम उसे कंप्लीट करें। नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ केस ही बंद कर दिया है और इतने बड़े बड़े दावे किए, वज़ीर-ए-आज़म दावे करते रहे, शराद अकबर दावे करते रहे, अरबों डॉलर्स का पता लगाने की बात करते रहे, मुल्क में दौलत वापस आने की बात करते रहे, मगर फिर तहरीक इंसाफ ने भी एमनेस्टी दे दी। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म एमनेस्टी स्कीम्स के खिलाफ थे, माजी में से करप्शन की जड़ कहते थे। तहरीक इंसाफ ने एमनेस्टी दी, मगर अब शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि एमनेस्टी देना गलत होता है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमने मुतादिद हुकूमती वज़रा को प्रोग्राम में शिरकत की, आज दावत दी, मगर कोई आने को तैयार नहीं हुआ। इस पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात में शामिल पाकिस्तानी सहाफ़ी उमर चीमा। साथ ही हुकूमत बार बार झूठी खबरों का इल्ज़ाम मीडिया पर लगाती है, खुद कैसे झूठी खबरें फैलाती है, इस पर भी बात करेंगे और तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान से इन पेंडोरा पेपर्स पर तफसील से जो काम किया है वो उमर चीमा साहब ने और सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने किया है। उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब, ज़ाहिर है पनामा लीक्स में आपने काम किया, पाकिस्तान से पेंडोरा पेपर्स पे काम किया, पनामा से लेकर पेंडोरा तक बड़े बड़े दावे और वादे पाकिस्तान के अवाम से किए गए। तहकीकात होगी, मुल्क में लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी, अब यहाँ से पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वादा कर रहे हैं कि जी एक एक की तहकीकात होगी, तफसीलात सामने लाई जाएंगी और इसके अलावा कार्रवाई होगी। आपका अपना तजर्बा कहता है और कोई उम्मीद आप रखते हैं कि ऐसा होगा? देखें, अभी तो हमने जो चीज़ हमारे सामने है वो यही है कि उन्होंने ऐलान किया है। आगे ये कमीशन या जो ये टीम जो कमेटी उन्होंने बनाई है वो क्या करती है वो वक्त के साथ पता चलेगा। अगर आप तजर्बे की बात कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि जो दावे किए जाते हैं वैसा ही होगा। हमें अब मेरे हाले वक्त आ गया कि हम ज़्यादा देखें कि जो दावे हैं और जो अमली इक़दामात हैं उनमें कितना फ़र्क है, और जो अमली इक़दामात हैं जब तक वो नहीं होते हमें उस चीज़ पर सवाल उठाते रहने चाहिए और उनको उनके वादे याद करा सकते हैं, और इसके अलावा तो कोई हमारे पास सलूशन नहीं है। वैसे मुझे साथ में भी बताइएगा कि कम अज़ कम ज़ाहिर है जिसकी भी कोई अगर ऑफशोर कंपनी है, लाजमी नहीं कि उसने कोई गलत काम किया है, तो अपने वुज़रा की हद तक या अपने अरकान पार्लियामेंट की हद तक ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है कि फौरी तौर पर देखा जाए कि जी पेपर्स में क्या आया है, कितना उन्होंने डिक्लेयर किया है, कितना इलेक्शन कमीशन को या FBR में डिक्लेयर किया हुआ है, उससे मवाजना करने फौरी तौर पर नहीं पता चल जाएगा, जिस पे वज़ीर-ए-आज़म कह सके कि जी मैंने अपनी काबीना की और अपने अरकान की कर ली है तहकीकात, ये सही साबित हुई है या नहीं सही साबित, उनके जो दावे वो ठीक है या नहीं है? ये बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि उसमें कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जैसे वो खुसरो बख्तियार हैं, उनके हवाले से उन्हें नैब से भी रिपोर्ट लेनी चाहिए कि उन पर जो इंक्वायरी अप्रूव हुई है वो अभी तक क्यों नहीं चल रही। जो फैसल वाडा साहब के हवाले से जो मसाइल चल रहे हैं उनका उन्हें नोटिस लेना चाहिए, और ये कोई नए नहीं हैं, पुराने चल रहे हैं। अभी तो चूँकि ये एक इंटरनेशनल स्कैंडल है और लिहाजा यानी कि हमारी एक ओवरऑल हिस्ट्री है यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट की भी कि जो एक नैरेटिव चल रहा हो वो चाहते हैं कि हम उसको ओन कर लें और हम कहें जी कि असल में पिछले 22 साल की हमारी भी यही जद्दोजहद है। तो उस हद तक तो ये चीज़ें हुई हैं। बाकी जो रिकॉर्ड कोई इतना कुछ शानदार नहीं है, जो एहतसाब का अमल है वो बड़ा महदूद है और मुखालफिन तक ही नज़र आ रहा है, यानी कि वो ओवरऑल अक्रॉस दी बोर्ड या कि भाई यानी कि ये अगर तासर कायम किया जाता कि इस मामले में चाहे वो कोई अपना इत्तेहादी हो, चाहे अपनी जमात का बंदा हो या चाहे मुखालफिन है, सब के लिए एक म्यार होगा। पहले तो ऐसी चीज़ नहीं आई। आपकी बात दुरुस्त है कि उन्हें ये चीज़ें उनसे पहले कल की रिपोर्ट आई है और उन्हें ये चीज़ें कोई पता करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, यानी कि ये है कि वो कहते हैं कि मैं इब्तदाई तौर पर मेरी ये राय है, आगे हम इसकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। उनका अपना मौक़िफ़ ये है यानी कि हम इसको फ़र्दर जो है डबल चेक करना चाहते हैं और उसके लिए हमने ये कमीशन बनाया है। वैसे मुझे साथ में बताइएगा, खुसरो बख्तियार के हवाले से भी आपने बात की, गालिबन जो तफसीलात थी वो आप ही की स्टोरी में रखी गई थी कि नैब किन किन मामलात की तहकीकात कर रहा है, कहाँ तक मामला पहुँचा, फिर वो नैब मुल्तान से नैब लाहौर मुंतकिल हो गया। कोई उस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई है? उस हवाले से यही पेशरफ्त है कि जो शिकायत कुनिंदा है वो कभी लाहौर हाई कोर्ट में जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ताकि उधर से वो नैब को प्रेशराइज़ करे
इन्हीं उधर से डायरेक्शन ले कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, और उसी के नतीजे में ये हुआ कि वो केस जो है वो मुल्तान से लाहौर ट्रांसफ़र हो गया और अभी तक उधर पड़ा हुआ है आपके, यानी कि आपने जितना नैब को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, आपके तो इल्म में है कि लोगों को इब्तदाई तौर पे जो तफ्तीश होती है उसमें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इनके मामले में जो कंप्लेन वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो चुका है और इंक्वायरी भी एक स्टेज पर उन्हें अप्रूव करनी पड़ी जब ये उसमें अदालतें दरमियान में इन्वॉल्व हुई, लेकिन आगे कुछ चीज़ें नहीं चल रही। और जो खुसरो बख्तियार हैं उन्होंने ICIJ को इस बारे में जो मौक़िफ़ दिया था, उन्होंने कहा जी कि जो नैब है उसको उनकी माली हैसियत को अंडर एस्टिमेट किया है, यानी कि वो ये नहीं है कि कुछ सियासत में आने के बाद वो इतने को मुतमव्वल हुए हैं या उनके पास पैसे आए हैं, वो पहले से ही जो हैं वो बड़े एक जद्दी पुश्ती किस्म के अमीर आदमी हैं। और सर मुझे ये भी बताएगा कि पनामा पेपर्स जब आए तो जाहिर है किस तरीके से GIT बनी, किस तरीके से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहकीकात हुई। बतौर एक रिपोर्टर के जिसने उन पर काम किया था, आप कोई भी रिपोर्टर चाहेगा कि उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है उस पर काम हो, मंतकी अंजाम तक चीज़ें पहुँचें, अगर किसी ने पैसा लूटा है वो वापस आए। ये हुकूमत आई तो हमने भी बार बार उनसे सवाल किया था कि इतने सारे नाम थे, बाकियों के खिलाफ तहकीकात होगी तो ये कहते थे हाँ जी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, बाकियों के खिलाफ भी तहकीकात होगी, पैसा वापस आएगा। फिर एमनेस्टी स्कीम्स भी आई, कुछ होता आपको दिखा या उसमें अभी भी कुछ हो सकता है या वो चैप्टर अब क्लोज ही समझा जाए? शायद मैं तो बड़ी मायूसी भी होती है कि ओवरऑल हमारा एक बड़ा नी जर्क रिएक्शन होता है कि जब कोई चीज़ इस तरह की आती है हमें ऐसे लगता है जी कि जैसे इसके बारे में तो हमें पहले कुछ आइडिया नहीं था, अच्छा ये भी हो गया है, हम इस पर कुछ एक्शन लेंगे। कुछ 4 दिन गुजरते हैं, हमारे यहाँ जो एक बहरान से दूसरे दरमियान का फासला होता है उसमें कुछ शायद कोई कमेटी वगैरह बन जाती हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो जाता। आप देख लें कि जो पहले अभी मौजूदा गवर्नमेंट में आकर ही कमीशन बने हैं वो किस मंतकी अंजाम तक पहुँचे हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जो ये पेंडोरा पेपर्स आए हैं या इससे पहले पनामा आए, पैराडाइज आए, उससे यही है कि लोगों में इस बारे जो ऑफशोर का स्ट्रक्चर है और लोग किन किन मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, आगे ही की सतह तक चीज़ें हुई हैं। बाकी जो इसका कोई एक कानून की हुक्मरानी है या इनके एहतसाब का अमल है वो बड़ा सिलेक्टिव है, यानी कि वो एक मुखालफिन तक महदूद है। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जाहिर है ये कंसर्न्स हैं कि वज़ीर-ए-आज़म दावा तो कर रहे हैं मगर क्या तहकीकात होंगी भी या नहीं होंगी। पनामा पेपर्स के हवाले से भी दावा किया गया था, कुछ नहीं किया गया। फिर शुगर कमेटी हो, शुगर कमीशन इंक्वायरी हो, वीट कमेटी हो, गंदम की हवाले से इंक्वायरी हो, इसके अलावा जो तेल का क्राइसिस आया उसकी इंक्वायरी हो। दावे बहुत बड़े बड़े किए गए मगर हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ नहीं की गई। अब एक दफ़ा फिर हुकूमत दावा कर रही है तो जिसकी वजह से सवालात उठ रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत बात करती है फेक न्यूज़ के खिलाफ, जाली खबरों के खिलाफ, मगर कैसे खुद बुज़रा जाली खबर फैलाते हैं आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता रोज़ पेडोरा पेपर्स में कई अहम शख्सियात के नाम सामने आए तो मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का नाम भी मीडिया पर आया। बाद में पता चला कि ये एक फेक न्यूज़ थी, जाली खबर थी, मगर बदकिस्मती से वफाकी काबीना के अहम अराकीन भी इस फेक न्यूज़ का हिस्सा बने और उसे आगे बढ़ाते रहे। कल रात 10:59 पर वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल एक टीवी प्रोग्राम में शरीक थे जिसमें सरकारी टीवी के हवाले से जुनैद सफदर का नाम लिया गया तो शहबाज गिल ने कहा कि उमर चीमा की तो सारी खबरों पर बयान दिए जा रहे हैं, अगर PTV ने खबर दी है तो इसकी भी मान लें। PTV जो है स्टेट का इदारा उसको कोट कर रहे हैं यहाँ पे, और PTV एयर कर रहा है कि मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम से 5 कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इसमें जो अभी जो ये पेंडोरा लीक्स आई हैं उसके नतीजे में ये खबर सामने आ रही है। तो ये PTV को हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं, अब इसको हम मजीद चेक कर रहे हैं। अर्शद साहब, कुछ इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या अभी थोड़ा सा और इसको तहकीक करनी पड़ेगी? इसको भी चेक कर लेते हैं, डेटाबेस में अगर ये नाम है तो निकल आए। मान लो अगर PTV ने खबर दी है, कराची अगर PTV ने दी है इस पे अर्शद साहब, चीमा साहब की तो आप सारी खबरों के ऊपर ध्यान दे के तो दिए जा रहे हैं। यह खबर PTV के हवाले से दी गई और इसकी फौरन तरदीद की जा सकती थी, इसकी तस्दीक करके फौरी तौर पर तरदीद की जा सकती थी, मगर इसके फौरन बाद 11:02 पर शहबाज गिल ने एक ट्वीट कर दी और उसमें लिखा कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चोरी वगैरह की तहकीक हो और मरियम बाजी पीछे रह जाएं? कभी भी नहीं। शहबाज गिल ने इस ट्वीट के साथ PTV का एक इमेज शेयर किया जिस पर जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनियों का जिक्र था, मगर खुद PTV के एक ओहदेदार ने इस तस्वीर के जाली होने की तस्दीक कर दी।
यानी वज़ीर-ए-आज़म के बाब ने खुसूसी शहबाज गिल ने जाली खबर ट्वीट कर दी। बिल्कुल उसी वक्त यानी 11:02 पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्वीट में जुनैद सफदर का नाम लेते हुए लिखा कि अली डार जो नवाज शरीफ के दामाद हैं के नाम ऑफशोर कंपनी के बाद अब नई इतलात ये हैं कि मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम पर भी 5 ऑफशोर कंपनियां हैं। इस खानदान को कितना पैसा चाहिए। और इसके फौरन बाद 11:04 पर मेजबान नादिया मिर्जा से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पेडोरा पेपर्स में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम 5 ऑफशोर कंपनियां निकली। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम 5 ऑफशोर कंपनियां निकली हैं, उनके दामाद के नाम ऑफशोर कंपनियां निकली हैं। पता नहीं इस खानदान को कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा जीने के लिए जरूरी होता है। बात यही नहीं रुकी, फिर पीटीवी पर जुनैद सफदर का जिक्र 11:13 पर मेजबान जावेद इकबाल ने ऑफशोर कंपनियों के हवाले से किया। आज इतलात ये भी हैं कि जुनैद सफदर के हवाले से भी कुछ कंपनीज ऑफशोर कंपनीज सामने आ गई हैं। बार बार एक ही खानदान का नाम भी इसमें आ रहा है और हमने देखा है कि इससे पहले पनामा पेपर्स जो लीक हुए थे उसमें भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम आया था, उनके ख़ानदान का नाम आया था और उसी की बुनियाद पर उन्हें फिर अपनी वजारत उज़्मा से भी हाथ धोना पड़े। 11:13 पर पीटीवी पर यह बात हुई और फिर 11:16 पर जियो न्यूज़ पर मेज़बान शहजाद इकबाल ने ICIJ के पाकिस्तान में नुमाइंदे उमर चीमा और फ़खर दुरानी से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने वाज़ेह किया कि पेडोरा पेपर्स में जुनैद सफदर का नाम नहीं है। उमर फ़खर जरा बताइएगा, आप तो पूरे पेपर्स आपने देखे, अब ये पीटीवी चला रहा है कि जुनैद सफदर का नाम है, आपको नजर आया नाम 5 कंपनी है? एन मुमकिन है कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की चीज आए तो उसमें जुनैद सफदर का नाम आए। जब तक वो नहीं है मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। अभी तक हमारे पास पेडोरा पेपर्स में जुनैद सफदर का नाम नहीं आता। नहीं, अभी तक हमें तो यानी कि हमने तो बड़ा छान मारा है और हम नामों की तलाश में थे। सही, तो यानी कि जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं तो अगर मिलते तो हम बाकियों के अगर नाम चला रहे हैं तो वो भी नाम। जी फ़खर, पाकिस्तान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, एटलीस्ट जो पेंडोरा पेपर से रिलेटेड थे उसमें से इस तरह का कोई नाम नहीं आया। हमने शरीफ फैमिली के एक मेंबर का इंडिविजुअली चेक किया। 11:17 पर यह वाज़ेह कर दिया गया, लेकिन फिर 11:29 पर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने भी पीटीवी पर जुनैद सफदर का नाम लिया। भी जो है वो मरियम सफदर के जो साहबजादे जिन्होंने एक दिन भी कभी कोई कारोबार ही नहीं किया, उनके नाम के ऊपर भी खबरें आ रही हैं कि 5 कंपनियां जो है उनके नाम के ऊपर भी मौजूद हैं। इस तरह एक सरकारी टीवी चैनल पर ट्विटर पर खुद वुज़रा एक गलत खबर को आगे बढ़ाते रहे, उसे बयानिया बनाने की कोशिश करते रहे और फिर हुकूमत कहती है कि मीडिया फेक न्यूज़ फैलाता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तिजारती खसारा इस वक्त मईशत के लिए बड़ा मसला बनता जा रहा है। अगस्त के एक महीने में करंट अकाउंट खसारा 1.47 अरब डॉलर्स रहा, जिससे ये खदशात पैदा हुए हैं कि इस माली साल के लिए करंट अकाउंट खसारा हुकूमती टारगेट यानी 8 से 9 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा यानी 12 से 14 अरब डॉलर से भी ऊपर जा सकता है। उससे मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। रुपया तेजी से गिरा, डॉलर के मुकाबले में 170 से नीचे चला गया। स्टॉक मार्केट में मंदी हुई और आज जो सितंबर के महीने के तिजारती खसारे के नंबर सामने आए हैं वो भी इसी परेशान कुन सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक बार फिर मुल्क का तिजारती खसारा सिर्फ एक माह में 4 अरब डॉलर से ऊपर रहा है। एक बार फिर मुल्क की दरामदाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं और 6 अरब डॉलर से ऊपर 6.42 अरब डॉलर्स रहीं। बरामदाद 2.4 अरब डॉलर्स रहीं, यानी दरामदाद में इजाफा बरामदाद में इजाफे से कहीं ज़्यादा है, खुद हुकूमती अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से खसारा टारगेट और तवक्कात से बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल सितंबर के महीने में खसारा 2.4 अरब डॉलर था और इस साल इसमें 70% का इजाफा हो चुका है, क्योंकि बरामदाद में 26% का इजाफा हुआ मगर दरामदाद में 51% का इजाफा हुआ है, जिससे एक बार फिर हुकूमत के मुस्तकिल बुनियादों पर मुआशी तरक्की के दावों पर सवालात उठ रहे हैं। रुपए के कदर मुसलसल गिरने के बावजूद फिलहाल दरामदाद में तो कमी नहीं आ रही है, मगर मजीद महंगाई के खदशात पैदा हो गए हैं। जुलाई और अगस्त में महंगाई 8.4% पर जाने के बाद सितंबर में एक बार फिर महंगाई 9% रही और मजीद इजाफे के खदशात हैं। खाने पीने की अशिया में महंगाई अब भी डबल डिजिट में है। स्टेट बैंक पहले ही शराय सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर चुका है और करेंसी में गिरावट की वजह से मजीद इजाफे के खदशात हैं। महंगाई की वजह से मजीद इजाफे के खदशात का इजहार किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।